मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शुरू कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री का लेसन नंबर 7, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण। बच्चों, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ, जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बारे में और राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम पहले स्वाधीनता संग्राम, जिसके अंदर 1857 से लेकर के 1947 तक के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो आई थी व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के साथ साथ बाद में और भी कई विदेशी शक्तियां या कंपनियां जो थी वो भारत में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन उन सब में सबसे शक्तिशाली रहे अंग्रेज। और उन्होंने अपनी ताकत के बल पर, अपनी नीतियों के बल पर दूसरी जो शक्तियां थी उन्हें यहाँ से निकाल दिया। औरंगजेब के बाद जो मुग़ल साम्राज्य जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, और ये जो छोटे छोटे राज्य जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, और इसी लड़ाई का, इसी फूट का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। और उन्होंने अपनी अलग अलग नीतियाँ लागू करके, जिसके अंदर लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध नीति थी, या जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि की जो नीति थी, इन सब नीतियों की वजह से उन्होंने इन राज्यों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। और इन सब नीतियों की वजह से अखिल भारतीय स्तर पर 1857 के अंदर क्रांति का बिगुल बज उठा, और उसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसी की एक ज्वाला की चिंगारी जो थी वो राजस्थान में भी भड़की थी, और राजस्थान में भी लोगों के अंदर जागृति आई। और उस जागृति के कारण क्या थे, पहले तो हम वो पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर जागृति आई। तो इस जागृति के अंदर सबसे पहला कारण जो था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती और उसका प्रभाव। आपको पता है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने स्वदेश और स्वराज का शंख बजाने वाले समाज सुधारक बने। उन्होंने करौली, जयपुर, अजमेर आदि क्षेत्रों के अंदर जो था वो अपने विचारों को फैलाया। उन्होंने स्वधर्म, स्वराज और स्वदेशी का सूत्र जो था वो लोगों को दिया। और उनकी जो आर्य समाज की जो शाखाएं जो थी वो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर स्थापित हो गई, और वैदिक यंत्रालय नामक छापाखाना अजमेर में स्थापित किया गया। ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आपके आ सकता है कि वैदिक जो मंत्रालय जो था वो छापाखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो अजमेर में स्थापित किया गया था। और 1883 के अंदर स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, जो बाद में अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके छोटे एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें भी काम आते हैं। दूसरा है समाचार पत्रों और साहित्य की भूमिका। बच्चों, किसी भी क्षेत्र के अंदर जन जागृति फैलाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहाँ के समाचार पत्रों की और वहाँ के साहित्य की। इन साहित्यों के माध्यम से ही लोगों के अंदर जागृति फैलाई जाती है, और राजस्थान के अंदर जागृति फैलाने के अंदर कार्य किया था 1885 में राजपूताना गजट ने। जो राजपूताना गजट जो था उसके माध्यम से 1889 के अंदर राजस्थान समाचार आदि जो थे वो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। और आपने पीछे भी पढ़ा था कि जो पथिक जो थे, विजय सिंह पथिक, जिन्होंने राजस्थान केसरी का प्रकाशन भी किया था और अंग्रेज़ों की नीतियों का उन्होंने जो था वो विरोध किया था। उनके बारे में आगे डिटेल से भी हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक अखबार निकाला। तो इन सब अखबारों के माध्यम से लोगों को जागृत किया गया, किसानों की जो समस्याएं जो थी उनके बारे में अवगत कराया गया। और कई समाचार पत्र जो थे, उन समाचार पत्र जैसे नवज्योति है, नवजीवन है, इनमें भी राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया गया। और इसी के साथ साथ जो हमारे साहित्यकार हैं, जिसके अंदर केसरी सिंह बारट है, जयनारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री है, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से जो थी वो लोगों के अंदर जागृति फैलाई, जिसके अंदर मुख्य रूप से सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सतसई है उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके अलावा केसरी सिंह बारट की जो कृति है, कौन सी, चेतावनी रात चुंगटिया, उस चेतावनी रात चुंगटिया ने भी उदयपुर के महाराजा में जो थी वो देशभक्ति की भावना जागृत की थी, और उन्होंने दिल्ली दरबार के अंदर
भाग नहीं लिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या फैलाने का कार्य करती है, लोगों के अंदर जागृति फैलाने का कार्य करती हैं, जिसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहाँ के समाचार पत्रों की, साहित्य की, कविताओं की, उपन्यासों की, कहानियों की, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर है मध्यम वर्ग की भूमिका। किसी भी वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वर्ग जो होता है वो होता है मध्यम वर्ग, और इस मध्यम वर्ग का किसी भी आंदोलन को सफल बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और एक योग्य या समर्थ मध्यम वर्ग जो है वही एक सशक्त आंदोलन को चला सकता है, जिसके अंदर शिक्षक, वकील, पत्रकार आदि वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। और राजस्थान के अंदर जयनारायण व्यास थे और मग्घाराम वैद थे, अर्जुन लाल सेठी जैसे जो मध्यम वर्गीय जो थे वो इस आंदोलन के अंदर जुड़े हुए थे। ठीक है बच्चों, अगला हमारा जो बिंदु है वो है कौन सा, वो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके अंदर राजस्थान के लगभग सभी राज्यों की सेनाओं ने भाग लिया, और जो सैनिक लौट कर के आए उन्होंने अपने अनुभव जो थे वो, अपने विचार जो थे वो लोगों के साथ साझा किए। और दूसरी ओर युद्ध का जो समस्त भार भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजी सत्ता को कर चुका करके उठाना पड़ा था, जिसके फलस्वरूप जनता के अंदर अंग्रेज सरकार के प्रति काफ़ी असंतोष की भावना थी, और उसी की वजह से राजस्थान में जन जागृति का वातावरण बनना शुरू हुआ। फिर है बाह्य वातावरण का प्रभाव। बच्चों, राजस्थान जो है वो शेष भारत में चल रही जो राजनीतिक गतिविधियां थी उससे पहले अनभिज्ञ था, यानी वहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में राजस्थान के लोगों को ज्ञान नहीं था। और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता जो थे और उनके जो कार्यक्रम का जो था वो यहाँ पे प्रभाव पड़ा। यहाँ एक और जहाँ हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज जैसे लोग जो थे उन्होंने गांधीवादी नीतियाँ जो थी वो उनका अनुसरण किया, और वहीं दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी रासबिहारी बोस थे उनसे प्रेरित होकर के अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, भारत परिवार ने भी स्वतंत्रता की अलग जगाई। तो इन सब कारणों की वजह से राजस्थान के अंदर जन जागृति फैली। अब ये एक छोटे क्वेश्चन के रूप में या 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में रूप में आ सकता है कि राजस्थान में जो थी वो जन जागृति के क्या कारण थे। तो आप लिख सकते हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव, इसके अलावा समाचार पत्र और साहित्यों का योगदान, मध्यम वर्ग की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव और बाह्य वातावरण का प्रभाव, ये कारण थे जिसकी वजह से राजस्थान में जन जागृति फैली। फिर है स्वतंत्रता संग्राम का राजस्थान में वातावरण, कि जो हमारी जो स्वाधीनता आंदोलन जो था उस स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राजस्थान में वातावरण कैसा था। तो राजस्थान के जो साहित्यकार थे, जो समाचार पत्र थे, देशभक्त जो थे, किसान थे, इन सभी ने जो था वो क्रांतिकारियों का सामूहिक प्रयास रहा था। और सूर्यमल मिश्र ने अपनी रचना, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, वीर सतसई जो थी, उस वीर सतसई को लिख करके राष्ट्र प्रेम को जागृत किया था। इसके अलावा जो समाचार पत्र थे जिसके अंदर राजपूताना गजट है, राजस्थान समाचार है, तरुण राजस्थान है, राजस्थान केसरी है, इन समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेज जो अधिकारी हैं और जो जागीरदार हैं या जो जमींदार हैं उनके अन्याय का, उनके आर्थिक शोषण का, उनकी दमन नीति का जो था वो खुलासा किया गया था, जिससे लोगों के अंदर जागृति आ सके। और सरकार की इन नीतियों की वजह से पूरे देश के अंदर असंतोष फैला हुआ था। सागरमल गोपा जैसे जैसलमेर के प्रमुख क्रांतिकारी हुए, केसरी सिंह बारठ हुए, प्रताप सिंह बारठ थे, जोरावर सिंह बारठ, जो बारठ परिवार था, पूरा परिवार ही इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कई ऐसे नेता थे जिन्होंने किसान और जनजातीय आंदोलन चलाए, जिसके अंदर मोतीलाल तेजावत का नाम आता है, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, गोविंद गुरु जिन्होंने भगत आंदोलन जो था वो चलाया था, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने भी क्रांति की अलग जगाई और राजस्थान में जन आंदोलन का मार्गदर्शन किया। बच्चों, 1857 के जो स्वाधीनता संग्राम के अंदर राजस्थान ने राष्ट्रभक्ति और अंग्रेज विरोधी भावना का प्रदर्शन किया और क्रांतिकारियों की उन्होंने सहायता की। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, जिन्होंने मुख्य रूप से 3 बातें बताई थी, कौन कौन सी, स्वधर्म, स्वराज और स्वदेशी और स्वभाषा, इन शिक्षाओं का प्रचार भी उन्होंने किया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, जिसके अंदर महात्मा गांधी है, नेताजी सुभाष चंद्र नेहरू हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इस तरह के जो नेता जो थे उन्होंने राजस्थान में जो सत्याग्रही किसानों के आत्मबल और क्रांतिकारियों के बलिदान से और देश प्रेम और जनता के योगदान की सराहना की, जिससे लोगों के अंदर जो थी वो जागृति आई और एक नया जोश आया।
और साथ ही साथ जो सामंती व्यवस्था है, उस सामंती व्यवस्था के विरुद्ध भी किसान आंदोलनों का उल्लेखनीय योगदान रहा, जिसमें राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन को जो था वो काफ़ी बल मिला था। फिर 1857 से लेकर के 1947 तक का जो काल है, उसको राजस्थान में गौरवपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ये जो हमारा पूरा लेसन है, उसको हम 4 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि 5 भाग हो जाते हैं। पहला भाग तो हम कर चुके हैं, जो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय जन जागृति के कारण थे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति और राजस्थान, यानी जिस वक्त भारत के अंदर जो यूपी से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति, उस क्रांति की अलग जब राजस्थान में जली, तो उस राजस्थान के अंदर या हमारे राजस्थान के अंदर जो थी वो कहाँ कहाँ इस क्रांति की शुरुआत हुई, किस किस तरह से क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया और कहाँ कहाँ उनके साथ संघर्ष हुआ। क्रांति की पहली जो चिंगारी जो थी वो कहाँ पे जली थी, नसीराबाद से शुरू हुई थी, और किस तरह से वो कोटा, नीमच आदि छावनियों में फैलती हुई किस तरह से राजस्थान में फैली और कैसे उनको दबाया गया, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा कि राजस्थान में किसान आंदोलन, जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे, जिसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, नीमूचना किसान आंदोलन है, सीकर आंदोलन है। इन सब आंदोलनों के बारे में भी किसानों की क्या क्या समस्याएं थी और क्यों उन्होंने अंग्रेज़ सरकार और जागीरदारों या सामंतों के विरुद्ध आंदोलन किया और उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, कौन कौन सी इस आंदोलन के अंदर समस्याएं आई, उन आंदोलनों के क्या क्या परिणाम हुए। फिर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में जन जागृति आंदोलन, जो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन जो है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए, उनको संचालित करने वाले नेता जो थे वो कौन कौन थे, भगत आंदोलन कौन सा था, और वहाँ हमारे देश के अंदर, हमारे प्रांत के अंदर जो समाज सुधारक थे वो कौन कौन से हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन जनजातीय आंदोलनों की क्या क्या भूमिका रही। फिर हम पढ़ेंगे आखिर में कि प्रजामंडल के नेतृत्व में संपूर्ण आज़ादी की किस तरह से हुई और राजस्थान का एकीकरण किस तरह से हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे हमारा जो पहला टॉपिक है कि क्रांति और राजस्थान, जिसके अंदर हम करेंगे कि नसीराबाद छावनी के अंदर संघर्ष, उसके बाद में नसीराबाद के बाद में जो है वो नीमच की में क्रांति के पढ़ेंगे हम कि वहाँ पे किस तरह से क्रांति हुई। आहुआ के जो ठिकाना है जिसके अंदर कुशाल सिंह का नेतृत्व हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और कोटा के अंदर क्रांति के साथ साथ जो था वो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो क्रांति हुई थी उन क्रांति के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।